Assalamu alaikum guys, this is your boy Slasher and you're watching educational channel Slasher Education. So guys, today we will talk about electric flux, area vector and flux at different angles. अच्छा guys, मैं बता दूँ ये सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है फिज़िक्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ट्रस्ट मी ये बहुत ही टफ और एक कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसके अगर माइनर कंसेप्ट वो माइनर कंसेप्ट भी बहुत मेजर कंसेप्ट हैं, लेकिन उनका ब्रीफ इंट्रो मेरी कोशिश ये रहेगी कि ऐसा दूं कि बस ये टॉपिक क्लियर हो जाए किसी तरीके। अच्छा, जो मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इसका कंसेप्चुअलाइज करने के लिए ज़रूरत है, वो सबसे पहले में ज़रूरत है एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर क्या होता है? वैसे मैं पता है कि बेसिकली एरिया क्या होता है, मतलब किसी भी चीज़ का जैसे एक स्क्वायर होता है, प्लेन इमेजेस उनका एरिया, या फिर किसी भी चीज़ का एरिया वगैरह निकालना। लेकिन अगर वो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी इस हिसाब से, यानी उसमें डायरेक्शन तो रिक्वायर नहीं ना होती, लेकिन अगर एरिया वेक्टर आ जाए तो वो क्या चीज़ होगी। अच्छा, मैं बताता हूँ, मैं ये रिटर्न मटेरियल इसलिए साथ मतलब कि ये स्लाइड्स में मेंशन करता हूँ कि अगर आप लोग ये वाला लिखना चाहिए, बुक वाला टफ लग रहा है, तो ये भी लिख सकते हैं मेरी गारंटी पे। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू द सरफेस एरिया एंड हुज डायरेक्शन इज़ नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। अभी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं। अ वेक्टर, पहली बात होगी कि एरिया को हम लोग रिप्रेजेंट करें एज अ वेक्टर, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा, जिसकी डायरेक्शन भी होगी। हुज मैग्नीट्यूड, पहले हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, इज़ इक्वल टू द सरफेस एरिया, यानी कि जो सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है उसका जो जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड उस सरफेस एरिया के इक्वल होगा। एंड हुज डायरेक्शन इज़ नॉर्मल। नॉर्मली हम लोग 10th की फ़िज़िक्स में ये वर्ड सुन चुके हैं। इसको आसान अल्फाज में कहा जाए तो परपेंडिकुलर, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। पहली चीज़ क्या आ गई कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो सरफेस एरिया के इक्वल होगा, और जिसकी डायरेक्शन जो है ना वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगी, कुछ इस तरह से। जैसे इमेज आप लोग देख रहे हैं, याद रहिए कि एक प्लेन इमेज है, यानी कि हम लोग अभी ओपन सरफेसेस की बात कर रहे हैं, हम लोग क्लोज सरफेस की बात नहीं कर रहे, ठीक। ये क्लोज सरफेस है जिसका सरफेस एरिया ए गिवन है। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि जो वेक्टर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हम उस जो सिंबल होता है उसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा के करते हैं। तो सरफेस एरिया ए, यानी कि यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब उसको मैं रिप्रेजेंट करूँ एज अ एरिया वेक्टर, ये उसी के मुताबिक हुज मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू द सरफेस एरिया। वो हम इस इमेज से नहीं पता चल रहा, लेकिन डायरेक्शन का हमें बखूबी अंदाज़ा हो रहा है। हुज डायरेक्शन इज़ नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द, देखा जाए तो ये यहाँ पे इस जो इमेज है, ये जो हमारे पास सरफेस एरिया उसके परपेंडिकुलर, यानी उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये होता है एरिया वेक्टर। अगर एरिया वेक्टर की समझ आ गई, समझ लीजिए आपका कंसेप्ट क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। अच्छा, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आखिर होती है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसका जो मैंने लेक्चर दिया था लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। अच्छा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैं फिर बता दूँ, रिटर्न मटेरियल मैं साथ प्रोवाइड करता हूँ, अगर ये लिखना होता है तो ये ज़रूर लिख लिया करें, मेरी गारंटी पे ये बिल्कुल करेक्ट है। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट देन द फील्ड इज़ कॉल्ड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यहाँ तक इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं हो रही, यानी कि उसके जो दो पॉइंट्स मेजर हैं, यानी कि जहाँ से जहाँ तक वो उसके दरमियान उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, वो हर पॉइंट पे जो है ना वो कांस्टेंट ही रहेगी। द कांस्टेंट फील्ड इज़ obtained बाई प्लेसिंग द टू कंडक्टर पैरेलल टू ईच अदर। अभी उसने बता दिया कि इमेज से समझते हैं, जैसे उसने बता दिया द कांस्टेंट फील्ड इज़ obtained बाई प्लेसिंग द टू कंडक्टर, ये जैसे दो कंडक्टर प्लेट हैं, एक पे नेगेटिव चार्ज एक पे पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट लाइक द कैपेसिटर्स कंडक्टर पैरेलल टू ईच अदर, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी कि किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस यानी जिसको वोल्टेज भी कहा जाता है, बिटवीन देम रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट, यानी कि उन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हर जगह पे सेम रहेगा। पहले पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं या एलेबोरेट नहीं कर रहा क्योंकि इटसेल्फ एक बड़े टॉपिक्स बनते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ इनके नाम अभी ले रहा हूँ। बिटवीन दैम रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट, यानी कि कांस्टेंट वही बता रहा है ना कि यानी कि हर जगह पे उसको सेम ही रहना चाहिए, यानी इक्वल ही रहना चाहिए, कहीं पे भी चेंजिंग। अभी नोटिस किया जाए तो इनकी जो लाइंस है ना ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, कहीं पे भी डेविएट नहीं हो रही, ना ऊपर जा रही है ना नीचे। और इनके दरमियान जो ये डिस्टेंस, जैसे ये वाइट कलर का देख रहे हैं, ये भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा।
तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो ये देखिए जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में जैसे डेविएशन आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो है ये होंगी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स यानी कि कहीं ना किसी पॉइंट पे जाके डेविएट ज़रूर कर जाएंगी, यानी कि ये स्ट्रेट नहीं होंगी, कहीं ना कहीं ये इधर उधर हो जाती हैं। अच्छा, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमारे पास दो वर्ड्स हैं। वेल इलेक्ट्रिक से तो हम सब वाकिफ़ होंगे, शायद फ्लक्स का ना पता हो, तो फ्लक्स को फोकस करते हैं। फ्लक्स का जो डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप लोगों को मीनिंग मिलेगा वो होगा एन एक्ट ऑफ फ्लोइंग, यानी कि बहना, या फिर फ्लक्स डिस्क्राइब्स हाउ मच ऑफ समथिंग पासिस थ्रू अ गिवन एरिया, यानी कि हाउ मच ऑफ समथिंग यानी कि वो क्या चीज़, यानी कोई भी चीज़ हो जो किसी भी एक सरफेस एरिया, गिवन सरफेस एरिया के अंदर से पास हो रही है। अच्छा, फ्लक्स का हमें अंदाज़ा हो गया। अभी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। इट इज़ द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया। अच्छा, अभी स्लो पढ़ते हैं। इट इज़ द मेजर ऑफ द नंबर, सॉरी ये ऑफ द दो बार लिखा जा चुका है, ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर होंगे, यानी उनकी तादाद जो एक गिवन सरफेस एरिया से पास हो रही हैं। याद है यहाँ पे मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं एरिया वेक्टर की बात नहीं कर रहा। और या फिर इसकी कोई और डेफिनेशन भी है, इट इज़ द डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। यानी कि फ़िलहाल जो एक बात समझने वाली वो यही है कि इसमें से जो है ना एक सरफेस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना वही पास होंगी, तो वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। या फिर उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ना, हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कॉस की ही यूज़ होती है। अभी डायग्राम्स के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं फिर बता दूँ, ये डायग्राम अगर समझ आ गई तो समझिए कि सारे काम हो गए। अच्छा, फ्लक्स को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये ब्लैक कलर में आप लोग देख रहे हैं, इज इक्वल टू ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ए यानी कि जो वेक्टर एरिया था, एंड द कॉस थीटा, चूँकि ये डॉट प्रोडक्ट था इन दोनों का, इसलिए हम लोगों ने कॉस थीटा की रेशियो यूज़ की है। अच्छा, जो ब्लू कलर में आप लोग देख रहे हैं ये है हमारे पास सरफेस एरिया। मैं फिर बता दूँ, ये सरफेस एरिया ही एरिया वेक्टर नहीं है। और ये जो आप लोग ए देख रहे हैं, ये जो ब्लैक वाला एरो, मेरे जो कर्सर है उस पर फोकस करें, ये जो मेरे पास ये ए यहाँ पे शो हो रहा है, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू एरिया, ये परपेंडिकुलर का साइन है। इसका मतलब कि ये जो लाइन है ये सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है। हमारे पास एरिया वेक्टर की कंडीशन ये थी कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो होगा उसके क्या कहते हैं, उसके सरफेस एरिया के इक्वल, और उसकी डायरेक्शन जो है वो उसके परपेंडिकुलर होगी। अब ये जो थीटा एंगल आप लोग देख रहे हैं और यहाँ पे ई लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अब अभी उस चीज़ को भी अगर अप्लाई किया जाए तो ये लाइंस देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बिल्कुल सीधी हैं, इसलिए यूनिफॉर्म फील्ड होगी। और इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है, यानी कि अभी हमारे पास ये मसला किस वजह से आया, क्योंकि ये जो सरफेस एरिया ये हल्का सा टिल्टेड है। तो इसके लिए जो आगे फर्दर मैं इमेजेस दिखा रहा हूँ इन पे फोकस करना है। अच्छा, अगर सरफेस एरिया जो है, फिर बता दूँ सरफेस एरिया और एरिया वेक्टर में फ़र्क है, मुझे यकीन करे 2 हफ्ते लग गए इस चीज़ को समझने में। ये जो एरिया वेक्टर है, सॉरी ये जो सरफेस एरिया है, ये इस वक्त फील्ड लाइंस के इस वाली इमेज में परपेंडिकुलर है, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है, इसलिए वो जो होगा वो पैरेलल होगा इन फील्ड लाइंस के, इसलिए इन दोनों के दरमियान कोई भी एंगल नहीं बन रहा। तो हमें पता कि कॉस 0 जो है वो 1 की इक्वल होता है, इसलिए जो मैक्सिमम फ्लक्स होगा ना वो इस कंडीशन में होगा जब सरफेस एरिया जो है वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अच्छा, अभी मैं कह रहा हूँ कि ये हल्का सा मैंने एरिया, सरफेस एरिया जो है ना वो डिटेल कर दिया, यानी कि हल्का सा मैंने उसको थोड़ा सा हिला जुला दिया है, ठीक है। लेकिन ये जो एरिया वेक्टर है वो तो उसके परपेंडिकुलर ही रहेगा ना, इसलिए अभी एक स्पेसिफिक छोटा सा एंगल बन जाएगा एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके दरमियान। तो उसका मेजर जो है उसको फिर कॉस थीटा की रेशियो से हम लोग फिर मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, तो फिर हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है वो निकल आएगा। अच्छा, अभी मैं कह रहा हूँ कि जो सरफेस एरिया ना वो है पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। पैरेलल से मुराद यानी कि कोई भी 0 एंगल होगा, उसमें कोई एंगल नहीं बनेगा। अच्छा, अगर अभी सरफेस एरिया जो है वो हो गया पैरेलल, तो इसका मतलब कि जो एरिया वेक्टर होता है वो तो परपेंडिकुलर होता है ना सरफेस एरिया के, तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो इस कंडीशन में जो है ना मिनिमम होगी
इस कंडीशन में मिनिमम फ्लक्स आएगा क्योंकि cos 90 जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन है सारी, तो E डॉट A इंटू 0 ये सब को फ्लक्स यानी 0 हो जाएगा। सो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं फिर बता दूं गाइज़, ये मुझे 2 हफ्ते लगे, बड़ा स्ट्रगल किया इस चीज़ को समझने में, पर शायद अगर मैं सक्सेसफुल हुआ समझाने में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और हाँ, मैं बता दूं मेरे फ्रेंड का चैनल जो बिल्कुल उसने बिगनिंग में स्टार्ट किया है, वॉलनट मैथ्स के नाम से, उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। वेल मैथमेटिक्स का यार ही इज़ अ ब्रिलियंट टीचर है, सेकंड ईयर में भी, लेकिन क्या समझाता है। तो अगर मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक की ज़रूरत हो तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब करें और उसे भी सपोर्ट करें। थैंक यू।